नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन एवं समर्पण के अंतर्गत 4 जुलाई से देश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान धामी सरकार द्वारा पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्य और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी एक वर्ष के पिछले कार्यकाल को मिलाकर 4 जुलाई को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से देश भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब इस अगली कड़ी यानी दूसरे चरण में 4 जुलाई से सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सेवा सप्ताह के दौरान जिलों में प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में व्यापक जन भागीदारी के साथ कार्यक्रम होंगे। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ उपद्रव और मारपीट की घटनाएं भी चिंता का विषय बनती जा रही है। देर रात मॉल रोड क्षेत्र में एक पर्यटक द्वारा स्थानीय महिला और उसके पति पर प्लास्टिक के क्रेट से हमला किए जाने की घटना ने पूरे शहर को झंझोर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे उपद्रवी पर्यटकों पर सख्ती नहीं की गई तो मसूरी की शांत और सुरक्षित पहचान पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात किसी बात को लेकर हरियाणा से आए एक पर्यटक स्थानीय दंपति से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक ने सामने की दुकान से प्लास्टिक का क्रेट उठाकर हमला कर दिया। क्रेट का जोरदार वार महिला के सिर पर लगा, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गई। वहीं उसके पति पर भी कई बार हमला किया गया। आरोपी ने बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत फैल गई है और घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी हरियाणा का निवासी है और घटना के समय शराब के नशे में बताया जा रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उप जिला चिकित्सालय मसूरी निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इस दौरान ONGC देहरादून के सहयोग से अस्पताल को मेडिकल उपकरण एवं मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई। अस्पताल के CMS डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया है कि अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज का उपचार किया जाता है और केवल 0.3% मरीजों को ही गंभीर स्थिति में रेफर करना पड़ता है। उन्होंने अस्पताल में पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है और साथ स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद पहले चरण में डायलिसिस यूनिट शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जबकि भविष्य में ICU की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम हाउस के निर्माण के लिए भी भूमि तलाशने का कार्य चल रहा है और स्थान मिलने पर ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग बेवजह भ्रम फैलाते हैं, जबकि मसूरी में लगातार बेहतर चिकित्सा सुविधा विकसित की गई है। अस्पताल में स्टाफ की कमी भी जल्द दूर कर दी जाएगी। राजनीतिक सवालों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा अगले चुनाव की तैयारी में रहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। टिकट किसे मिले इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन वो हमेशा जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। ये मसूरी का जो हॉस्पिटल अब उप जिला चिकित्सालय बन गया है, ये सिर्फ मसूरी नहीं, अगल बगल के खतूर नैनबाग तक के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। आज मैंने नेशनल में पाया, तो जैसे मुझे बताया गया, एवरेज 400-500 की UPD यहाँ पर हो रही है। लगभग 40-45 अल्ट्रासाउंड पर डे यहाँ पर हो रहे हैं, 30-40 एक्सरे पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। आज ONGC के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स जो सर्जरी के लिए बहुत आवश्यक थे, वह हमने हॉस्पिटल को यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल
मैंने कहा उप जिला चिकित्सालय बन चुका है और लोगों की विश्वास इस हॉस्पिटल पर है। और मैं यहाँ के अपने CMS को, पूरे डॉक्टर स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को शाबाशी देता हूँ कि आप इस सेवा का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की, कुछ स्टाफ की कमी मुझे बताई गई है। हालांकि कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की थी, और क्योंकि यहाँ से पेशेंट डायलिसिस के लिए देहरादून जाते हैं, शीघ्र ही हम डायलिसिस यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे। और जो ICU है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था है वो यहाँ पे कराई जाएगी, ताकि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, आने वाले टूरिस्टों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर यहाँ पर मिल सके। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने विद्युत विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर सरकार और विभाग पर सवाल उठाए हैं। खटीमा विद्युत विभाग कार्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने अवैध खनन के मुद्दों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी देवी ने भी बिजली कटौती को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए लंबे समय तक बिजली बाधित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग और SDO आलोक सचान ने बताया है कि लोहिया हेड पावर प्लांट ओवरलोड चल रहा है, जिसके कारण समस्या आ रही है। उन्होंने कहा है कि नया 132 kV खटीमा सब स्टेशन को चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि करीब 1 सप्ताह में बिजली कटौती की समस्या से राहत मिल जाएगी। अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में ही हो रही है। अभी गर्मी की, मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है। पीक डिमांड गई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है। बाकी लोग AC चला रहे हैं एकदम, और उस वजह से कहना थोड़ा दिक्कत हो रही है। और बाकी लोहेड हुई हमारा 132 जो है उसकी वो भी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए हम अपना जो नया 132 kV सबस्टेशन खटीमा है उसे हम चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि 1 हफ्ते में हम चालू कर लेंगे उसे, जिससे क्या नाम ये जो लोकल कटौती है उससे निजात मिल जाएगी सबको। अभी केवल बिजली कटौती खटीमा क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में ही हो रही है। अभी गर्मी की, मतलब भीषण गर्मी की वजह से पूरे प्रदेश में आज तक का पीक रिकॉर्ड हुआ है। पीक डिमांड गई है 1350 मेगावाट। उस वजह से सब जगह कहना ओवरलोडिंग हो रही है। बाकी लोग AC चला रहे हैं एकदम। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट एवं जिलाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े विषयों को उठाते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी ने राज्य के विकास, स्थानीय समस्या और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों को लगातार उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट और जिलाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद उत्तराखंडी ने कहा है कि उत्तराखंड के मूल मुद्दों रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संसाधनों को संरक्षण को लेकर पार्टी अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है 29 तारीख को कल पिथौरागढ़ में महारैली होने जा रही है। उस रैली का जो उद्देश्य है कि इन 25-26 वर्षों के बाद उत्तराखंड कहां खड़ा है, लोकतंत्र में ये कैसा दौर आ चुका है कि जब जब चुनावी वर्ष होते हैं, बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां राज्य को उन्माद की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। मामला नगरासू का है। वहां पर एक समुदाय द्वारा गुरुद्वारे पे कब्जा कर एक विशेष वर्ग को अनाप शनाप गालियां दी गई। उत्तराखंड पुलिस की सफलता यह रही कि 4-5 दिन के हुड़दंग के बाद उत्तराखंड पुलिस ने उनको शांतिपूर्वक गुरुद्वारे से नीचे उतारा और उनको सकुशल अपने राज्य की ओर भेज दिया। इसके बाद जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनावी वर्ष में जहां बुनियादी सवालों पर जवाब तलब होना चाहिए, उस पे जनता का ध्यान भटकाने का जो प्रयास ये सरकारें कर रही हैं, उत्तराखंड क्रांति दल इसका खंडन करता है। यह उत्तराखंड राज्य सबका है
यहां बलिदान देने वाले इसी खटीमा से भाई सुखविंदर भी रहे जो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो भाई सलीम भी रहे जो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों की शहादत ये बताती है कि उत्तराखंड के जो गुलदस्ता है इसमें हर एक फूल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी मिलजुल कर इस राज्य को विकास से जोड़ने के लिए अपना सेट्स जो है संघर्ष करते हैं। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सड़क निर्माण कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बंडिया में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने अमित चौहान के घर तक बनाने वाली लिंक रोड का विधिवत पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। नई सड़क बनाने से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की मौजूदगी रही। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य का आभार व्यक्त किया। ग्राम बंडिया में आज हमारे इस चौहान परिवार है जहाँ पर बहुत ही जर्जर स्थिति में मार्ग था, जिसका शुभारंभ हुआ है और बहुत ही जल्दी ये रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये क्षेत्र विकास की ओर जा रहा है और हम लोग एक सिपाही के रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रवासी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। ग्राम बंडिया में आज हमारे इस चौहान परिवार है जहाँ पर बहुत ही जर्जर स्थिति में मार्ग था, जिसका शुभारंभ हुआ है और बहुत ही जल्दी ये रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये क्षेत्र विकास की ओर जा रहा है और हम लोग एक सिपाही के रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रवासी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। ग्राम बंडिया। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान बैरियरों पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर पालिका परिषद ने कोहलू खेत इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर फास्टैग आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया है कि अगले 3 महीने में नई व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई प्रणाली से वाहनों की आवाजाही तेज होगी और ट्रैफिक जाम की कमी आएगी। उसके बाद स्थानीय निवासियों के लिए अलग लेन और विशेष पास की व्यवस्था भी होगी, जबकि इको शुल्क से होने वाली आय का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल और सार्वजनिक किया जाएगा। पालिका का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व संग्रहण बेहतर होगा। पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, लंबे टाइम से ये सवाल उठ रहे थे, लोगों की तरफ से भी उठ रहे थे कि इको बैरियर पे फास्टैग लगना चाहिए। और पिछले बोर्ड की बैठक में हमारी बोर्ड में भी ये सहमति बनी थी और बोर्ड में पास हुआ था कि इको पे ये फास्टैग लगना चाहिए था। लेकिन बहुत मंथन के बाद लोगों के सुझावों के बाद एक विचार और भी बन रहा था कि मॉल रोड के जो हमारे गेट हैं वहाँ पे भी फास्टैग लगना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैंने स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई। शहर के गणमान्य लोग थे जिनके साथ ही बातचीत की गई और सभी का मानना है, बहुत सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई। सभी का मानना है कि ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इको की हम बात करते हैं, कोल्लू खेत की जब हम बात करते हैं तो एग्जिट वाला तो एज इट इज़ रहेगी जैसे व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो हमारी एक लेन रहेगी जिसमें टूरिस्ट की गाड़ियाँ आएगी जो फास्टैग से होकर के निकलेगी। एक लेन हमारी रहेगी जहाँ पे जो हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं वो उनको फास्टैग से अलग रखना है, तो उनको हम एक लेन से बाहर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे एक ऐसा स्पेस बनाया जाए जहाँ से 2 व्हीलर निकले। लेकिन जैसे रेंटल स्कूटियाँ हैं, 2 व्हीलर का जो हमारा जो चार्ज करता है इको पे, उसको जिस तरीके से अभी मैनुअली काटा जा रहा है उनका उसी तरीके से वो काटा जाएगा। और जहाँ तक मॉल रोड की बात है, मॉल रोड पे ये तय हुआ है कि एक तो जितना भी पूरा जो हमारा शहर है मसूरी का, शहर की सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि कल से ही हमारा यहाँ पे जो पालिका में जो पर्यटन विभाग है वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करा दें। देखिए, तो वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर में लंबे समय से तैयार पड़े नवी बस अड्डे का संचालन शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
पीसीसी सदस्य राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में बस अड्डे के मुख्य गेट पर मौन व्रत और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की जनता की सुविधा की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना बस अड्डा पिछले 1 वर्ष से तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं किया गया। इससे यात्रियों को धूप, बारिश और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बस अड्डे का संचालन शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये वजह क्या हो सकती है, ये तो हमसे बेहतर है सरकार, शासन, प्रशासन जानता है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी ये आपसी खींचतान जो है, एक वजह ये हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि चुनाव के नज़दीक जाके इसको करें ताकि चुनावी लाभ ले सकें। ये बस स्टैंड के लिए जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है आम जनता के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा, भाजपा जो है विकास कार्य को अवरुद्ध करने के लिए जाने जाते हैं और 1 साल से ये बस अड्डा जो है बन के तैयार है। सारे मशीनरी और सारे यहाँ के जो भी पुर्जा है वो जंग लग रहा है और वो काम जो है जनता के लिए खोलना चाहिए था वो नहीं खोल पा रहे भाजपा। मौन प्रदर्शन इसलिए जरूरी है, हल्ला गुल्ला करके भी देख रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला भी करते हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो हल्ला गुल्ला भी करेंगे। पहले हम शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन को करना था ताकि एक मैसेज पहुंचे और इस मैसेज पहुंचने के बाद अगर उनकी सद्बुद्धि आए तो समय से फीते को काट दे और उसका उद्घाटन कर दे। तो प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा की जमीनी हकीकत जानने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन हॉस्पिटल अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिनेशपुर का सरकारी अस्पताल महज एक रेफर सेंटर बन रहा है, जहां अधिकांश मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल में स्थानीय चिकित्सकों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और जरूरी संसाधनों की कमी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। सुभाष व्यापारी ने मांग की है कि अस्पताल को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाए और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग आए और आपके माध्यम से जो आम आदमी पार्टी का पूरे स्टेट में एक कैंपेन चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस वजह से एक ऑपरेशन हॉस्पिटल करके एक कैंपेन चल रहा है पूरे स्टेट में। और आज 25 तारीख है, 25 और 26 ये जून, ये दोनों दिन ये कैंपेन चलेगा पूरे स्टेट में। तो उसी के रिगार्डिंग आज दिनेशपुर हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया और हालांकि ये निरीक्षण पहला निरीक्षण नहीं है, हमने इससे पहले 2023 में भी इसी गदरपुर विधानसभा की चारों सरकारी अस्पताल के सामने हमने धरना भी किया था। और दिनेशपुर के हॉस्पिटल के लिए खास तौर से हमने इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की हमने मांग भी की थी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग आए और आपके माध्यम से जो आम आदमी पार्टी का पूरे स्टेट में एक कैंपेन चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। तो वहीं उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र ने आज यानी 30 जून के लिए प्रदेश में मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आज से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाके में ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की शुरुआत होने जा रही है, जिससे मैदानी इलाके में बनी हुई उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने आज के लिए राज्य के कई संवेदनशील जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसके लिए विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र दौर और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मैदानी क्षेत्र के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में भी बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।